ठीक है भाई, तो जैसे कि आपको बताया कि आज हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4, दैट इज केमिकल बॉन्डिंग। और बेटा केमिकल बॉन्डिंग बहुत कॉन्सेप्चुअल, प्योर केमिस्ट्री के बहुत अहम कॉन्सेप्ट्स हैं इसमें। ठीक है, तो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल केमिकल बॉन्ड क्या होता है। तो आपको क्या बताया था कि भाई जिस तरह HCl का मॉलिक्यूल है उसमें हाइड्रोजन एटम और क्लोरीन एटम आपस में जुड़े हुए हैं, या सॉल्ट क्रिस्टल्स हैं कॉमन सॉल्ट के जैसे कि, तो उसमें सोडियम आयंस और क्लोराइड आयंस आपस में जुड़े हुए हैं। तो बेटा वो फोर्स जो एटम्स को मॉलिक्यूल के अंदर और आयंस को क्रिस्टल के अंदर जोड़ के रखती है, वो फोर्स क्या कहलाती है? केमिकल बॉन्ड। ठीक है भाई, द फोर्स दैट होल्ड्स एटम्स टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल और आयंस टुगेदर इन अ क्रिस्टल लैटिस इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। और बॉन्ड का मतलब अगर जुड़ना है तो भाई हर तरह का जुड़ना केमिकल बॉन्ड नहीं होता। जैसे कि मैं अक्सर मिसाल देता हूं कि भाई अगर हमारे पास एक आयरन का पीस हो, ठीक है भाई, और एक वुड का पीस हो, कार्बन यानी कि, और दोनों के बीच में मैं ग्लू लगा के उन्हें जोड़ दूं, तो क्या ये केमिकल बॉन्डिंग कहलाएगी? है भाई, दोनों के बीच में अगर ग्लू लगा के उन्हें जोड़ दिया जाए तो क्या ये केमिकल बॉन्डिंग कहलाएगी? ऑब्वियसली नहीं कहलाएगी। लेकिन अगर मैं बेटा आयरन और कार्बन को इतना हीट करूं कि हीट करने की वजह से ये आपस में कंबाइन होकर Fe4C3 फेरिक कार्बाइड बना ले, तो अब जो हुई है, अब जो आयरन और कार्बन जुड़े हैं, क्या ये केमिकल बॉन्डिंग है? है भाई, क्या ये केमिकल बॉन्डिंग है? तो ऑब्वियसली है, बिकॉज ये किसकी वजह से हुई है? ये किसके नतीजे में हुई है बेटा? केमिकल रिएक्शन के नतीजे में। तो कीप दिस इन योर माइंड कि केमिकल बॉन्ड हमेशा केमिकल रिएक्शन के नतीजे में फॉर्म होता है। ठीक है बेटा, जब एटम्स केमिकल रिएक्शन से गुजर के आपस में जुड़ते हैं तो ये होती है केमिकल बॉन्डिंग। अब सवाल ये पैदा होता है कि एलिमेंट्स क्यों रिएक्ट करते हैं और क्यों केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है बेटा, वाई एलिमेंट्स रिएक्ट एंड फॉर्म केमिकल बॉन्ड। ठीक है बेटा, एलिमेंट्स क्यों रिएक्ट करते हैं और क्यों केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। तो देखो, आप सब ने पढ़ा होगा नोबल गैसेस के बारे में। नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है NH2Np6, यानी उनके आखिरी शेल में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स, और आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से वो इतने स्टेबल होते हैं कि उन्हें ना रिएक्ट करने की जरूरत पड़ती है और ना ही बॉन्ड बनाने की जरूरत पड़ती है। बेटा ये ऑक्टेट रूल कहलाता है। ठीक है भाई, एलिमेंट के आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से उसका स्टेबल हो जाना, ये क्या कहलाता है बेटा? ऑक्टेट रूल। अब नोबल गैसेस के अलावा बाकी किसी भी एलिमेंट के एटम्स में आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते, 8 से कम होते हैं। इसी वजह से नोबल गैसेस के अलावा कोई भी एलिमेंट स्टेबल नहीं है, और वो नोबल गैसेस की तरह स्टेबल होने के लिए अपने आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स अचीव करने के लिए केमिकल रिएक्शन से गुजर के केमिकल बॉन्ड फॉर्म करते हैं। तो एलिमेंट्स रिएक्ट एंड फॉर्म केमिकल बॉन्ड इन ऑर्डर टू अचीव स्टेबल valence shell electronic configuration, that is 8 electrons in valence shell like noble gases। ठीक है बेटा, तो नोबल गैसेस की तरह बाकी एलिमेंट्स भी आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स अचीव करने के लिए रिएक्ट करते हैं और बॉन्ड बनाते हैं। ये क्या कहलाता है? ऑक्टेट रूल। अब देखो, केमिकल बॉन्ड्स की ना 2 टाइप्स होती है मेजर, प्राइमरी और सेकेंडरी। नाउ प्राइमरी बॉन्ड क्या है और सेकेंडरी बॉन्ड क्या है, जरा समझिएगा। जैसे हाइड्रोजन एटम, फ्लोरीन एटम, इसी तरह
एक और हाइड्रोजन एटम, फ्लोरीन एटम। इसी तरह बेटा एक और हाइड्रोजन एटम और फ्लोरीन एटम। अब ये सब अलग अलग है। ऐसे ये हाइड्रोजन एटम अलग है, फ्लोरीन एटम्स अलग है। बेटा बहुत ध्यान से सुनना जो बता रहा हूं। बेटा वो बॉन्ड जो एटम्स के बीच में बनेगा, ठीक है भाई, वो बॉन्ड्स जो एटम्स के बीच में बनेगा, जिसकी वजह से एटम्स जुड़कर क्या फॉर्म कर लेंगे, मॉलिक्यूल्स, वो बॉन्ड क्या कहलाएगा, प्राइमरी बॉन्ड। ठीक है भाई, वो बॉन्ड जो किसके दरमियान बनेगा, एटम्स के दरमियान, जिसकी वजह से एटम्स आपस में जुड़कर मॉलिक्यूल बन जाएंगे। जैसे बेटा हाइड्रोजन और फ्लोरीन एटम्स के बीच में बॉन्ड बना और इसकी वजह से ये एटम्स जुड़ गए और HF हाइड्रोजन फ्लोराइड के मॉलिक्यूल्स बन गए। तो बेटा वो बॉन्ड जो एटम्स के बीच में बनता है, जिसकी वजह से एटम्स जुड़कर मॉलिक्यूल फॉर्म कर लेते हैं, वो बॉन्ड क्या कहलाएगा बेटा, प्राइमरी बॉन्ड। और इसे इंट्रामोलिक्यूलर भी कहते हैं। इंट्रामोलिक्यूलर क्यों बेटा, क्योंकि मॉलिक्यूल के अंदर है। अब ये पूरा एक मॉलिक्यूल है और ये बॉन्ड मॉलिक्यूल के अंदर है, एटम्स के बीच में, मॉलिक्यूल के अंदर। इंट्रामोलिक्यूलर मींस इनसाइड द मॉलिक्यूल। तो ये क्या कहलाएगा बेटा, प्राइमरी बॉन्ड। प्राइमरी बॉन्ड बन जाने के बाद, यानी जब एटम्स जुड़ गए, मॉलिक्यूल्स बन गए, ठीक है बेटा, दोबारा कह रहा हूं, प्राइमरी बॉन्ड बन जाने के बाद, यानी जब एटम्स जुड़ गए, मॉलिक्यूल्स बन गए, तो बेटा इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान इस तरह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो प्रोड्यूस होती है, दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड सेकेंडरी बॉन्ड। ठीक है बेटा, यानी कि जब हाइड्रोजन फ्लोराइड के मॉलिक्यूल्स बन गए, अब ये मॉलिक्यूल्स जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो इनके दरमियान जो अट्रैक्शन होगी वो क्या कहलाएगा, सेकेंडरी बॉन्ड। और इसी वजह से इसे इंटरमॉलिक्यूलर कहते हैं, क्योंकि ये मॉलिक्यूल के अंदर नहीं है, मॉलिक्यूल्स के बाहर है, बीच में है। दैट्स व्हाई इसे क्या कहेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर। इंटर मींस बिटवीन, तो इंटरमॉलिक्यूलर मींस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। ठीक है भाई, तो प्राइमरी बॉन्ड्स की मिसाल क्या है, आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और सेकेंडरी की मिसाल हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वॉन डेर वाल्स फोर्सेस, मेटालिक बॉन्डिंग, डिस्पर्जन फोर्सेस एंड सो ऑन। मुझे बताया बेटा, क्लियर हो गई ये बात, समझ में आ गया अच्छे से। केमिकल बॉन्ड क्या है, कैसे बनता है, रिएक्शन से, तो रिएक्शन क्यों करते हैं, बॉन्ड क्यों बनाते हैं, इसकी दो टाइप्स, प्राइमरी सेकेंडरी, अच्छी तरह से क्लियर हो गए बेटा सबको। अब देखो, हमें प्राइमरी बॉन्ड्स स्टडी करना है और पहला प्राइमरी बॉन्ड जो हमें स्टडी करना है वो है आयनिक बॉन्ड, ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है भाई, आयनिक बॉन्ड ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। अब ये आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा। कह रहे हैं द बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन बॉन्डेड एटम्स इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। बेटे वो बॉन्ड जो कैसे बनता है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। अब इसको कैसे समझना है, ध्यान से सुनो बेटा। मैंने बोला आप अपने दिमाग में ना वो बात बार बार घुमाते रहो कि एलिमेंट्स क्यों रिएक्ट करते हैं और क्यों बॉन्ड बनाते हैं। मैंने बोला भाई क्यों रिएक्ट कर रहे हैं, क्यों बॉन्ड बना रहे हैं, ताकि अपने आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स अचीव कर सकें। अब आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स अचीव करने के मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं, जिसमें सबसे बेहतरीन तरीका क्या होता है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है बेटा, आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स अचीव करने के कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन इसमें सबसे
बेहतरीन तरीका क्या है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि एक एटम से इलेक्ट्रॉन निकले और दूसरे एटम में हो जाए गेन, एक एटम से लूज हो और दूसरे एटम में गेन हो, इसे कहते हैं कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब बेटा जिस एटम से इलेक्ट्रॉन लूज होगा उस पर क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, जिसमें गेन होगा उस पर क्या चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट। यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन के दरमियान होगी, इसी को क्या कहा जाएगा बेटा, आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो पहली डेफिनेशन बेसिकली फॉर्मेशन है, दूसरी डेफिनेशन क्वालिटेटिव है। तो मैंने क्या बताया, पहली डेफिनेशन क्या है कि बेटा वो बॉन्ड जो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनेगा, यानी एक एटम से इलेक्ट्रॉन लूज होगा दूसरे एटम में इलेक्ट्रॉन गेन होगा, इसे कहेंगे कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इससे जो बॉन्ड बनेगा वो आयनिक बॉन्ड है। अब इससे कैसे बॉन्ड बनेगा, मैंने आपको बताया जिस एटम से इलेक्ट्रॉन लूज होगा उस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, जिसमें गेन होगा उस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ये पॉजिटिव नेगेटिव के दरमियान क्या होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यही दरअसल क्या है, आयनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। अब जैसे कि मैंने आपको कहा कि आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स अचीव करने के लिए बॉन्डिंग होती है, और आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स अचीव करने का सबसे बेस्ट तरीका है ये कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बेटा इसी वजह से आयोनिक बॉन्ड सबसे ज्यादा स्टेबल और सबसे बेहतरीन बॉन्ड होता है। और क्योंकि बेटा ये सबसे ज्यादा बेहतरीन है तो फिर इसके नखरे भी बहुत है। ऐसा नहीं होता कि कोई भी दो एलिमेंट्स आयनिक बॉन्ड बनाकर जुड़ना चाहें तो ऐसा मुमकिन हो जाए, ऐसा नहीं है। मैंने बताया ना बेस्ट बॉन्ड है, तो नखरे भी बहुत है। बेटा कोई भी दो एलिमेंट्स आयनिक बॉन्ड बनाना चाहे तो नहीं बना सकते जब तक ये 3 शर्तें पूरी नहीं होती। आयनिक बॉन्ड के बनने की 3 शराइत है, जब तक बेटा तीनों शराइत पूरी नहीं होती आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं हो सकती। पहली शर्त क्या है, एलिमेंट ऑफ लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल। बेटा जो दो एलिमेंट्स आयोनिक बॉन्ड बनाना चाहते हैं उनमें एक एलिमेंट कैसा होना चाहिए, जिसकी आयोनाइजेशन पोटेंशियल बहुत कम हो। क्यों बेटा, आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम होगी तो वो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो दूसरा गेन करेगा, तो आयनिक बॉन्ड बनेगा। इसी वजह से भाई एक एलिमेंट कौन होना चाहिए जिसकी आयोनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यू कम हो, ताकि वो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर सके, ताकि बेटा आयोनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन आसानी से स्टार्ट हो सके। अब ऐसे एलिमेंट्स कौन होते हैं जो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव आयन बनते हैं, वो कौन होता है बेटा, मेटल्स। यानी कि एक एलिमेंट क्या होना चाहिए, मेटल। अब लूज करने वाला तो आ गया, ऑब्वियस सी बात है बेटा बॉन्ड की फॉर्मेशन मुकम्मल कब होगी, जब एक एलिमेंट लूज करेगा तो दूसरा गेन करेगा। तो दूसरा एलिमेंट होना चाहिए हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाला, ऐसा एलिमेंट जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा हो, ताकि वो आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन करे और बहुत सारी एनर्जी रिलीज करे। ठीक है बेटा, ऐसे एलिमेंट्स जो आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और एनर्जी रिलीज करते हैं वो कौन होते हैं, नॉन मेटल्स। तो पहली दो शराइत से पता ये चला कि आयोनिक बॉन्ड बनने के लिए जरूरी है कि एक मेटल हो और दूसरा क्या हो बेटा, नॉन मेटल। अब अगर एक मेटल और एक नॉन मेटल के बीच में बन सकता है आयनिक बॉन्ड, कभी भी दो मेटल या दो नॉन मेटल्स के दरमियान नहीं बन सकता, तो इसका ये मतलब भी नहीं है कि कोई भी मेटल और कोई भी नॉन मेटल चाहे तो आयनिक बॉन्ड बना लेगा। बेटा एल्यूमिनियम मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है, लेकिन एल्यूमिनियम क्लोराइड में बॉन्ड आयोनिक नहीं है, कोवैलेंट बॉन्ड है। तो कोई भी मेटल और कोई भी नॉन मेटल अगर आयनिक बॉन्ड बनाना चाहे तो ऐसा नहीं होगा। तीसरी शर्त अभी बाकी है, मैंने बोला जब तक तीनों शराइत पूरी नहीं होंगी आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं हो सकती। बेटा तीसरी शर्त है डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो मेटल और नॉन मेटल का कम से कम 1.7 से ज्यादा होना चाहिए, जब ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकेगा, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हो सकेगा। तो पहली और दूसरी शर्त से पता चला कि आयनिक बॉन्ड एक मेटल और एक नॉन मेटल के बीच में बनता है, कभी भी दो मेटल और दो नॉन मेटल के बीच में नहीं बन सकता।
तीसरी शर्त से पता ये चला कि हर मेटल और नॉन मेटल अगर चाहें तो आयनिक बॉन्ड नहीं बना सकते जब तक उनका डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.7 से ज्यादा ना हो, जब तक आयनिक बॉन्ड नहीं बन सकता। तो अगर आपसे पूछे भाई एल्यूमिनियम मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है, फिर भी एल्यूमिनियम क्लोराइड का जो बॉन्ड है वो आयनिक नहीं है, कोवेलेंट है। क्यों भाई? क्योंकि डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.7 से होगा कम। बेटा क्लियर हो गई यहां तक की बात? जल्दी बताइएगा सब। नाउ वी हैव टू स्टडी example, and example is the formation of ionic bond in NaCl। ठीक है भाई, एग्जाम्पल क्या है? फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड इन NaCl। अब इसमें हमें एनर्जी वैल्यूज को कंसिडर करना है बेटा, एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को और एनर्जी वैल्यूज को बैलेंस करते हुए चलना है। यहीं पर दरअसल मैं एक नाम जो ले रहा था, शायद आप लोगों ने सुना हो और आप सोच रहे हो कि क्या बोला है मैंने। तो बेटा लेटेस्ट एनर्जी कैलकुलेशन के लिए एक पूरा एक साइकिल होती है, बॉर्न हैवर्ट साइकिल, जो कि इंटर के सिलेबस का पार्ट नहीं है कहीं भी। आप में से कोई AKU का टेस्ट दे रहा होता है या नस्ट का टेस्ट दे रहा होता तो फिर बॉर्न हैवर्ट साइकिल उसको करवाई जाती, लेकिन सबको करने की नीड नहीं है जो सिस्टम बोर्ड से रिलेटेड टेस्ट देंगे। तो उसके अंदर ये सब कुछ कंसिडर किया जाता है कि इस, जैसे मैंने बताया ना कि सोडियम मेटल है ना, एटम मेटालिक बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। पहले वो एटम अलग होंगे, ठीक है, गैसेस एटम बनेंगे, फिर जो है वो एनर्जी रिलीज करेंगे, तो उसमें भी एनर्जी लगेगी, ठीक है। अच्छा भाई, नाउ एग्जांपल, तो मैं ये बता रहा था कि हर प्रोसेस में जो एनर्जी, जैसे सोडियम में मेटालिक बॉन्डिंग के खत्म होने में, एटम्स को गैसेस एटम में कन्वर्ट करने में भी एनर्जी लगेगी, फिर आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन निकालने वाली एनर्जी, फिर बेटा क्लोरीन मॉलिक्यूल की एटमाइजेशन में भी एनर्जी लगती है, फिर बेटा वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एनर्जी आती है। तो इस तरह सारी एनर्जी वैल्यूज को बैलेंस किया जाता है। खैर इतनी ज्यादा तो हमारे पास एनर्जी की वैल्यूज को नहीं देखेंगे हम, लेकिन हाँ कुछ वैल्यूज हमें जरूर देखनी है, तो जरा ध्यान से देखें। देखो क्या लिखा है, इन द फॉर्मेशन ऑफ NaCl। NaCl की फॉर्मेशन में ऑब्वियसली सोडियम मेटल है जो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज, और क्या बनेगा, कैटाइन। ठीक है, NaCl में सोडियम मेटल है तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और क्या बनेगा, कैटाइन। अब आपको ये पता है कि न्यूट्रल गैसियस एटम्स में से 1 मोल इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो क्या कहलाती है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। चैप्टर 3 का आखिरी लेक्चर बेटा यही था ना। तो 1 मोल गैसियस सोडियम एटम्स में से इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो कितनी होती है, 495 किलो जूल्स पर मोल। तो ये देखिए बेटा, 1 मोल सोडियम एटम्स 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स लूज करके क्या फॉर्म कर रहे हैं, 1 मोल सोडियम आयंस, और इसके लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, 495 किलो जूल्स, जो कि एब्जॉर्ब होगी। इसी तरह बेटा ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स जो सोडियम से निकले, ये 1 मोल क्लोरीन एटम्स में जब गेन होंगे, तो एक 1 मोल क्लोरीन एटम है, देखो बेटा ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन इसमें गेन होगी, क्या बनाएंगे, 1 मोल क्लोराइड आयंस। और फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव होती है, तो बेटा एक क्लोरीन एटम्स इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, कितनी एनर्जी रिलीज होगी, 348 किलो जूल्स पर मोल। अब समझने वाली बात क्या है, सोडियम को 1 मोल इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए, पहली बात तो हम दे देंगे, आगे हम ये चाहेंगे कि भाई जब ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन क्लोरीन में गेन हो तो क्लोरीन से इतनी एनर्जी निकले कि वो सोडियम के यानी मजीद सोडियम को आयनाइज कर दे। फिर बेटा उनके इलेक्ट्रॉन जब निकले और क्लोरीन में गेन हो तो इतनी एनर्जी निकले कि वो मजीद सोडियम को आयनाइज कर दे। लेकिन यहाँ ऐसा हो नहीं रहा। यहाँ अगर आप देखो तो सोडियम को आयोनाइज करने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, क्लोरीन उतनी एनर्जी दे नहीं पा रहा, 147 किलो जूल्स एनर्जी कम है। अब अगर ये एनर्जी का डेफिसिट पूरा नहीं होगा
तो ऑब्वियस सी बात है कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली नहीं हो सकेगा। ठीक है भाई, तो ये एनर्जी का डेफिसिट कहां से ओवरकम होता है? बेटा ये 1 मोल सोडियम आइंस जो बन चुके हैं, 1 मोल क्लोराइड आइंस जो बन चुके हैं, जब ये आपस में जुड़कर NaCl का क्रिस्टल लैटिस फॉर्म करते हैं, तो बेटा 1 मोल सॉल्ट का क्रिस्टल लैटिस बनने में बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। दैट एनर्जी इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। तो बेटा 1 मोल NaCl जब अपने आयन से फॉर्म होता है तो 788 किलो जूल्स एनर्जी रिलीज होती है। ये एनर्जी क्या कहलाती है? लैटिस एनर्जी। और बेटा ये एनर्जी जो है ना, ये इस डेफिसिट को कॉम्पनसेट कर देती है और इस समय रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली होता जाता है। ठीक है, ये है बेटा फॉर्मेशन ऑफ NaCl। तो पहली बात मैंने क्या बताई आपको कि सोडियम मेटल है जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और 1 मोल सोडियम में से 1 मोल इलेक्ट्रॉन लूज करके 1 मोल सोडियम आयन बनाने के लिए 495 किलो जूल्स एनर्जी रिक्वायर्ड है, जो पहली बार तो हम दे देंगे। फिर हम ये चाहेंगे कि जब ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन में गेन हो और 1 मोल क्लोराइड आइंस बने, तो क्लोरीन से इतनी एनर्जी रिलीज हो कि वो मजीद सोडियम को आयोनाइज कर दे, यानी उसके इलेक्ट्रॉन निकाल दे। फिर वो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन में गेन हो तो फिर उससे इतनी एनर्जी निकले कि वो मजीद सोडियम को आयोनाइज करे, और इस तरह रिएक्शन खुद ब खुद चलता रहे। लेकिन मैंने क्या बताया कि बेटा क्लोरीन जो एनर्जी दे रहा है वो 147 किलो जूल्स कम है, और ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये कमी पूरी नहीं हुई तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली नहीं हो सकेगा, रिएक्शन क्या हो जाएगा? स्टॉप। तो ये कमी कहां से पूरी होती है? जब 1 मोल सोडियम आइंस और 1 मोल क्लोराइड आइंस बन गए तो ये आपस में मिलकर NaCl का 1 मोल क्रिस्टल लैटिस फॉर्म करेगा। और बेटा जब भी 1 मोल सॉल्ट अपने आइंस से फॉर्म होता है तो जो एनर्जी रिलीज होती है वो क्या कहलाती है? लैटिस एनर्जी, जो कि बेटा NaCl की फॉर्मेशन में कितनी रिलीज होगी? 788 किलो जूल्स, जो इतनी ज्यादा है कि उससे ये कमी भी पूरी हो जाएगी और रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली चलता रहेगा। क्लियर हो गया बेटा? फॉर्मेशन ऑफ NaCl समझ में आ गया सबको? जल्दी बताना। अब देखो एक अहम तरीन बात, हम कहते हैं कि जो क्रिस्टल लैटिस है वो बहुत ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है भाई, हम क्या कहते हैं कि क्रिस्टल लैटिस बहुत ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर होता है, बहुत ज्यादा स्टेबल। Now what is the reason behind this? Why crystal lattice is considered to be so stable? तो बेटा क्रिस्टल लैटिस की फॉर्मेशन के दौरान देखो इतनी सारी एनर्जी क्या हो रही है? रिलीज। और ऑब्वियसली बेटा जब इतनी सारी एनर्जी रिलीज होगी तो क्रिस्टल लैटिस में जो रिमेनिंग एनर्जी है वो बहुत कम होगी, और वो रिमेनिंग एनर्जी जो बहुत कम होगी ना, ऑब्वियसली एनर्जी और स्टेबिलिटी का रिलेशनशिप आप जानते हैं क्या होता है? इनवर्स। तो जो रिमेनिंग एनर्जी इतनी कम हो गई तो इस वजह से स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो द रिलीज ऑफ इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल लैटिस मेक्स इट हाईली स्टेबल स्ट्रक्चर। बेटा दूसरी बात, जो दूसरी चीज है वो ये है 3 डायमेंशनल नेटवर्क ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस। ठीक है भाई, 3 डायमेंशनल नेटवर्क ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस, ये क्या है? बेटा अगर ये लैटिस फॉर्मेशन नहीं होती, बहुत ध्यान से सुनना, अगर ये लैटिस फॉर्मेशन नहीं होती, जिस तरह कोवेलेंट कंपाउंड में होता है मॉलिक्यूल बनते हैं, ठीक है भाई, जैसे एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन आपस में जुड़े एक मॉलिक्यूल बन गया, अलग हो गया। 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन आपस में जुड़े H2O का एक मॉलिक्यूल बना, अलग हो गया। अब उस एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, ये 3 एटम जुड़े हुए बस। ठीक है बेटा, और इन्हीं की अट्रैक्शन एक दूसरे पर लग रही है। ठीक है, अगर आयनिक कंपाउंड में भी ऐसा ही होता कि एक सोडियम आयन और एक क्लोराइड आयन आपस में जुड़कर NaCl का एक मॉलिक्यूल बना लेते, तो देखो बेटा एक सोडियम आयन पर एक क्लोराइड आयन की अट्रैक्शन लगती, एक क्लोराइड आयन पर एक सोडियम आयन की अट्रैक्शन लगती, ऐसा ही होता। लेकिन जब बहुत सारे सोडियम आयंस और बहुत सारे क्लोराइड आयंस, बेटा 1 मोल की बात भी कर लें अगर सिर्फ, तो आपको पता है ना 1 मोल का मतलब होता है 6.02 एक्सपोनेंट 23। इतने सोडियम आयन
और इतने क्लोराइड आयन, जब इतने सारे आयन्स आपस में मिलकर एक बड़ा 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, क्रिस्टल लैटिस। तो इस लैटिस के अंदर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ आयन्स होती है, और इस अरेंजमेंट में बेटा हर सोडियम आयन जो है वो 6 क्लोराइड आयन से सराउंडेड होता है, और हर क्लोराइड आयन भी 6 सोडियम आयन से सराउंडेड होता है। तो इस तरह एक सोडियम आयन पर एक क्लोराइड की नहीं बल्कि 6 की अट्रैक्शन लग रही है। ऐसे ही एक क्लोराइड आयन पर एक सोडियम की नहीं बल्कि 6 की अट्रैक्शन लग रही है। आप यूं कह लो कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 6 गुना बढ़ गई है, 6 टाइम्स हो गई है। इसे कहते हैं 3 डायमेंशनल नेटवर्क ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस। और बेटा इतनी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन की वजह से हर आयन अपनी पोजीशन पर स्ट्रांगली फिक्स हो जाता है, और बेटा इसी वजह से आयनिक कंपाउंड्स जो है वो क्रिस्टल लैटिस जो है वो बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। नाउ फाइनली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक कंपाउंड। पहली कैरेक्टरिस्टिक तो बेटा आपको बताई दी है कि मॉलिक्यूल फॉर्मेशन नहीं होती, बल्कि बहुत सारे पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स आपस में मिलकर एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, विच इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस। दूसरी बात भी बेटा ऑलमोस्ट आपको पीछे बताई दी कि क्रिस्टल लैटिस के अंदर इतनी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शंस होती हैं आयन्स के दरमियान कि सारे आयन्स अपनी पोजीशंस पर स्ट्रांगली फिक्स हो जाते हैं। ठीक है बेटा, और आयन्स जब इतने स्ट्रांगली पैक्ड होते हैं तो इसी वजह से सारे के सारे आयनिक कंपाउंड सॉलिड हैं, और सबका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। बेटा कंपाउंड किस स्टेट में एग्जिस्ट करता है ये अट्रैक्शंस पर डिपेंड करता है। तो इन द क्रिस्टल लैटिस ऑफ आयनिक कंपाउंड्स देयर इज अ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज्ड आयन्स, ड्यू टू व्हिच आयन्स आर क्लोजली पैक्ड। और बेटा आप बचपन से ही पढ़ते हुए आ रहे हो, टाइटली पैक्ड सॉलिड स्टेट होती है। इसी वजह से सारे के सारे आयनिक कंपाउंड सॉलिड है। रिमेंबर ऑल, सारे, कोई एक भी आयनिक कंपाउंड लिक्विड स्टेट में या गैसियस तो बहुत दूर की बात है, एग्जिस्ट नहीं करता। सारे के सारे सॉलिड है और सबके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स हाई होते हैं। इसी तरह आयनिक कंपाउंड्स जनरली पानी में सॉल्युबल है, क्योंकि पानी पोलर होता है। अब बेटा सॉल्युबिलिटी का ये उसूल आप लोग जानते हैं, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। जैसा सॉल्यूट है वैसे ही सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा। जैसे आयनिक कंपाउंड्स पर चार्जेस होते हैं, तो बेटा वो ऐसे ही सॉल्वेंट में डिसॉल्व होंगे जिन पे चार्जेस हो, यानी कि पोलर सॉल्वेंट में, जब भी पानी में डिसॉल्व होता है। और ऐसे सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व नहीं होंगे जिन पर चार्जेस ना हो, यानी कि नॉन पोलर में, जब भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व नहीं होते, ईथर वगैरह में। आखिरी बात कि बेटा आयोनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। ठीक है बेटा, सॉलिड स्टेट में आयोनिक कंपाउंड्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, लेकिन जब आप उन्हें पिघला दोगे या उनका सॉल्यूशन बना दोगे तो वो कंडक्शन करने लगेंगे। व्हाट इज द रीजन? बेटा सॉलिड कंडक्टर में से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाने की जिम्मेदारी होती है इलेक्ट्रॉन्स की। जैसे तारों में से, मेटल के वायर्स में से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, या ग्रेफाइट नॉन मेटल है बट उसमें से भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। तो सॉलिड में से कंडक्शन कौन कराते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन ही करा सकते हैं सॉलिड में। तो अगर 3 इलेक्ट्रॉन होंगे तो सॉलिड स्टेट में कंडक्शन हो सकेगी, यानी कि कंडक्टर होगा। और अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे तो सॉलिड स्टेट में कंडक्शन नहीं हो सकेगी, यानी कि कंडक्टर नहीं होगा। ठीक है भाई, तो आयनिक कंपाउंड्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, इसी वजह से आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते। हालांकि चार्ज पार्टिकल्स हैं, आयन्स हैं, बट आयन्स फ्री टू मूव नहीं है। पढ़ा है ना हमने पीछे के सारे आयन्स स्ट्रांगली फिक्स्ड है। तो आयन्स हैं तो फ्री टू मूव नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स है नहीं। सॉलिड स्टेट में आयनिक कंपाउंड्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते। हाँ, आप उन्हें पिघला दो या उनका सॉल्यूशन बना दो तो क्या होता है कि लिक्विड में से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं आयन्स। दूसरा, सॉलिड में से कौन कराते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। लिक्विड में से कराते हैं फ्री आयन्स। तो आयन्स तो है इनके पास, तो जैसे ही आप इन्हें पिघलाएंगे या पानी में डिसॉल्व करके सॉल्यूशन बनाएंगे, आयन्स फ्री हो जाएंगे, और आयन्स की फॉर्मेशन की वजह से लिक्विड स्टेट में ये कंडक्शन कर सकते हैं। सो दे आर इलेक्ट्रोलाइट्स।
because they conduct electricity in liquid state or solution form, but they are not conductors because they cannot conduct electricity in solid state. ठीक है बेटा, तो यहाँ पे आयोनिक बॉन्ड हो गया कंप्लीट